Good morning, students. This is Dr. Pooja Saxena, Associate Professor Geography, Government College, बूंदी। हमारे पेपर फिज़िकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को प्रारंभ किया था। हमने जाना कि ये थियरी वास्तव में एक प्रयास है महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति को समझने का, जिसके अंतर्गत यह परिकल्पित किया जाता है कि भूगर्भिक अतीत में सभी महाद्वीप परस्पर संयुक्त अवस्था में थे, जिसे पेंजिया कहा गया, और पेंजिया के विभंजन के फलस्वरूप स्थलखंडों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाह के फलस्वरूप जो महाद्वीपीय प्रवाह हुआ, उससे महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थिति अस्तित्व में आई। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना कि एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स शुरू से ही महासागरों के विपरीत तटों पर परस्पर तटाकृतिक समानता को ऑब्जर्व करते थे, और क्रमशः बढ़ते बढ़ते एफ.बी. टेलर के बाद एल्फ्रेड वैगनर ने इसे सिलसिलेवार रूप में प्रस्तुत किया। हमने वैगनर के अनुसार पेंजिया के चारों ओर एक विस्तृत जलराशि पेंथाल्सा थी, और हल्का होने के कारण पेंजिया जो संयुक्त खंड था वो पेंथाल्सा के ऊपर फ्लोट करता था, उतराता था। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी जाना कि परिकल्पना वस्तुतः विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अस्तित्व में आई, जैसे कि ये महसूस करना कि वर्तमान शीत प्रधान क्षेत्रों में ट्रॉपिकल फर्न, उष्णकटिबंधीय फर्न के अवशेष मिलना, या विभिन्न गोंडवाना लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में ग्लेशिएशन, हिमानीकरण के प्रमाण पाए जाना, या ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों में कोल बेल्ट की उपस्थिति जैसे कारक रहे, जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना की उत्पत्ति में अपनी महती भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत वैगनर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महाद्वीपीय खंड प्रवाहित होते हैं और जलवायुवीय कटिबंध स्थिर रहते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की और प्रवाह हेतु दो प्रकार के बलों को उत्तरदायी माना, एक तो गुरुत्व बल और दूसरा ज्वारीय बल, टाइडल अट्रैक्शन। गुरुत्व बल जिसके प्रभाव से गति भूमध्य रेखा की ओर होती है, और महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में प्रवाह के लिए उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय आकर्षण को उत्तरदायी माना। तो इस आधार पर वैगनर ने ये बताया कि पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग से ही प्रारंभ होता है, जिसमें सर्वप्रथम ओपनिंग ऑफ टैथिस के खुलने जैसी घटना प्रारंभ होती है। गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ। उत्तरी भाग लॉरेशिया, जिसमें हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया के स्थलखंड सम्मिलित हैं, और दूसरा गोंडवाना लैंड, जिसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इंडियन पेनिनसुला को सम्मिलित किया जाता है। तो बीच का भाग जो है वो ओपनिंग ऑफ टैथिस के रूप में खुलना प्रारंभ हुआ। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का जो दक्षिणवर्ती भाग है उसका विभंजन प्रारंभ हुआ, और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तरी और दक्षिण अमेरिका भी ज्वारीय बल के प्रभाव से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे। दोनों की प्रवाह गति में भिन्नता थी। उत्तरी अमेरिका का प्रवाह दक्षिण अमेरिका की अपेक्षा तीव्र था। परिणाम स्वरूप ये एस आकृति में प्रदर्शित होता है, और इन उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के यूरोप और अफ्रीका से अलग होने के परिणाम स्वरूप मध्य में अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा में प्रवाह के कारण माना गया कि जो भूखंड पीछे छूट गए वो मध्य अटलांटिक कटक के रूप में स्थित हैं। आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर, या उत्तरी ध्रुव सागर जो है
उसका निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के फलस्वरूप हुआ। यानी पेंथालसा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों का अतिक्रमण हुआ तो उसका आकार संकुचित हुआ और मध्य में विभिन्न जलराशियाँ उमड़ती गईं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की क्रमिक स्थितियों के फलस्वरूप मध्य में हिंद महासागर अस्तित्व में आया। तो वैगनर ने सिल्यूरियन, कार्बोनीफेरस और टर्शरी युगों में उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों की विभिन्न स्थितियों को भी अंकित किया। जैसे सिल्यूरियन युग में जो दक्षिण ध्रुव था वो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था इस तरफ। फिर कार्बोनीफेरस में वो नेटाल में डरबन के पास था। फिर टर्शरी में वो अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास था। तो इस आधार पर और जो भूमध्य रेखा थी उसकी स्थितियों में भी अंतर था। सिल्यूरियन युग में जो भूमध्य रेखा थी वो सर्वाधिक उत्तर में थी और नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी, और जो टर्शरी युग था उसमें वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती थी। तो जो संपूर्ण प्रवाह है वो हम भूमध्य रेखा की और ध्रुवों की इन्हीं स्थितियों के सापेक्ष जो है समझ रहे हैं। तो ये वस्तुतः वैगनर की महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना है, जो संयुक्त महाद्वीप पेंजिया के की परिकल्पना से प्रारंभ होकर उसके विभंजन और तत्पश्चात स्थलखंडों के विभिन्न दिशाओं में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल और ज्वारीय बल के प्रभाव से प्रवाह के फलस्वरूप जो वर्तमान स्थिति है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। तो वैगनर का सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विभिन्न जो हम भूपटल पर उत्पत्ति की समस्याएं देखते हैं उसका भी समाधान कुछ हद तक कर सकता है। जैसे वैगनर ने प्रतिपादित किया पर्वतों का निर्माण। उन्होंने कहा कि महाद्वीपीय प्रवाह के फलस्वरूप वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई कि जब उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो इस प्रवाह में सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे थे वो वलित हो गए, और जो हम रॉकीज़ और एंडीज़ माउंटेन रेंज देखते हैं वो इसी का परिणाम है। इसी तरह उन्होंने कहा कि यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने से जो है जो टेथिस भूसन्नति है उसमें अवसाद एकत्रित हुए और परिणाम स्वरूप वो मोड़ में बदल गई, जिस कारण टर्शरी युग की जो अल्पाइन पर्वत श्रेणी हम देखते हैं वो अस्तित्व में है। हालांकि परस्पर विरोधी बातें पर्वत निर्माण को समझाने में वैगनर के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसी तरह से उन्होंने समुद्र द्वीपीय चाप जो आइलैंड फिटून्स हैं उनकी उत्पत्ति को भी समझाया। जैसे जो एशिया का पूर्वी तट है, एशिया का जो पूर्वी तट है उस पर बहुत से लगभग 20,000 द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। तो उनका मानना है कि महाद्वीपों की प्रवाह गति में शिथिलता के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आए कि जब एशिया का स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो उस समय कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह में साथ नहीं दे पाए और पीछे छूट गए। तो हम ये जो क्यूराइल, जापान, फिलीपाइंस और जो अन्य द्वीप देखते हैं उनके अनुसार ये वही स्थलखंड हैं जो प्रवाह में साथ नहीं दे पाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि दोनों अमेरिका भी जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो उनका जो स्थलीय भाग पीछे छूटा उससे पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। इसी तरह कार्बोनीफेरस हिमानीकरण की भी बात की वैगनर ने। उनके अनुसार कार्बोनीफेरस युग में दक्षिण गोलार्ध में महान हिमवरण का विस्तार हुआ। उस समय दक्षिण गोलार्ध अफ्रीका के दक्षिण में नेटाल में था। तो दक्षिण गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में हिम प्रसार हो गया। तो कार्बोनीफेरस में क्योंकि सभी स्थल पिंड एक स्थल भाग के रूप में थे और दक्षिणी ध्रुव वर्तमान डरबन के आसपास था, तो हम ये माने कि दक्षिणी ध्रुव पेंजिया के बीच में था। तो जब हिम चादर का फैलाव हुआ तो दक्षिणी ध्रुव से सारे स्थानों पर हिमावरण छा गया, और बाद में जब महाद्वीपीय प्रवाह के समय स्थलखंड अलग अलग हुए तो जो हमें हिम अवशेष मिलते हैं विपरीत जलवायु स्थानों पर, वो वस्तुतः इस कार्बोनीफेरस हिमानीकरण का ही प्रमाण है। तो इससे भी वैगनर का जो परिकल्पना है उसको पुष्टि मिलती है।
अगर हम परिकल्पना के पक्ष में विभिन्न एविडेंसेस की बात करें तो वैगनर ने बहुत से एविडेंसेस प्रस्तुत किए। जैसे सबसे पहले तो जिक्सॉ फिट की अवधारणा, जक्स्टापोजिशन। उन्होंने कहा कि द आउटलाइंस ऑफ द कोस्ट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द अटलांटिक ओशन are such that they can be easily joined together and one appear to be the detached portion of the other। कि अगर अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों का अध्ययन करें तो वो दोनों साइड्स ऐसी दिखती हैं कि उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है, जिस तरह से कि जिक्सॉ फिट पजल होती है। उन्होंने कहा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका का कैन बी फिटेड अगेंस्ट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो जक्स्टा पोजिशन मीन्स प्लेसिंग साइड बाय साइड। तो उन्होंने जिक्सॉ फिट के आधार पर जो अपोजिट कोस्टल लाइंस थी उनकी सिमिलैरिटी की बात की। इसी तरह से वैगनर ने पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस दिए, यानी पुराजीवाश्मीय प्रमाणों के द्वारा। उन्होंने कहा कि अटलांटिक ओशन के तटों पर यदि हम जीवाश्मों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि कुछ जीवाश्म तो ऐसे हैं कि जिनकी दोनों तटों पर उपस्थिति की कल्पना ही की नहीं की जा सकती। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो कल्पना तभी की जा सकती है जबकि हम तटों को परस्पर संयुक्त करके देखें। जैसे उन्होंने इंडिकेट किया कि जैसे फॉसिल्स ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस जो उष्णकटिबंधीय फर्न है, फर्न लाइक प्लांट है, तो वो जो है वो सेम एज का, समान युग का साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सभी में मिलता है। एंड विद इन 480 किलोमीटर ऑफ द साउथ पोल इन एंटार्क्टिका ऑल्सो। तो उनका कहना है कि एक प्लांट जिसका सीड जो है वो कुछ मिलीमीटर से डायामीटर का है और इतना तो बड़ा है कि वो हवाओं के द्वारा या समुद्री धाराओं के द्वारा डिस्पर्स नहीं हो सकता, प्रसारित नहीं हो सकता। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस ऑन ऑल द सदर्न कॉन्टिनेंट्स is a strong supporting evidence that the continents were once united। कि महाद्वीप कभी संयुक्त रहे होंगे, तभी जो है ये जो बीज है इसका प्रसरण विपरीत तटों पर, विपरीत स्थानों पर मिलता है। इसी तरह से उन्होंने जीव संबंधी भी जीवाश्म प्रस्तुत किए। जैसे उन्होंने कहा कि एक मैमल लाइक रेप्टाइल लिस्ट्रोसॉरस, जो कि दिस क्रिएचर वॉज स्ट्रिक्टली अ लैंड ड्वेलर, ये ज़मीन पर रहने वाला है मूलतः जीव। और इसके जो अवशेष हैं देखिए वो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, वो इसके अवशेष जो हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में भी मिलते हैं, इसके अवशेष जो है अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो उसका कारण ये है कि this genus thus inhabited all the southern continents during the same geologic period clearly represents that these reptiles could not have swum thousands of kilometers across the Atlantic and Antarctic oceans। So some previous connections of the continents must be postulated कि एक लैंड ड्वेलर मूलतः वो इतने हज़ारों किलोमीटर के महासागरों को पार करके एक तट से दूसरे तट पर नहीं जा सकता जब तक कि हम ये कल्पना न करें कि महाद्वीप परस्पर संयुक्त अवस्था में रहे थे। तो इस आधार पर जो है वैगनर ने अपनी परिकल्पना के संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत किए। इसी तरह से रॉक स्ट्रक्चर जो विभिन्न हम कहें कि जियोलॉजिक स्ट्रक्चर में भी समानता मिलती है। जैसे जो अपोजिट साइज हैं, जो द फोल्डेड माउंटेन रेंज एट द केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अमेरिका में के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप है, एट द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, ट्रेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड टर्मिनेट शार्पली ऑन द कोस्ट। कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित माउंटेन रेंज जो कि एकदम से टर्न हो गई, और वो जो स्ट्रक्चर है वो उसी युग की, उसी तरह की अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में भी दिखती है।
यानी केप ऑफ गुड होप में जो माउंटेन रेंज है उसका जियोलॉजिक पीरियड, उसकी स्ट्रक्चर में वही सिमिलैरिटी है जो कि ब्यूनस आयर्स की माउंटेन रेंज में मिलती है। तो ये प्रूव हो सकता है कि ये परस्पर संयुक्त अवस्था में रहे और फिर अपार्ट हो गए। इसी तरह जो फोल्डेड अपलेशियन माउंटेन्स हैं उनका भी सिमिलर जियोलॉजिक फीचर है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से न्यू फाउंडलैंड कोस्ट तक इसका विस्तार है। उसके बाद अटलांटिक ओशन की वजह से ये बीच में डिस्टरप्ट हो जाता है। उसके बाद ये रीअपीयर होता है आयरलैंड और ब्रिटेनी के आसपास। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल, अटलांटिक फिट को हम देख ही चुके हैं। तो जियोलॉजिक सिमिलैरिटीज़ अटलांटिक ओशन के भी अपोजिट कोस्ट पर जो है देखी जाती है। सेम these rocks are older than the Cretaceous period, which began about 144 million years ago. The continents are believed to have split and began drifting apart in the Jurassic period about 200 million years ago. तो जो भूवैज्ञानिक समानता है उसको भी प्रमाणित किया वैगनर ने अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के द्वारा। तो अब हम सिद्धांत का यदि हम मूल्यांकन करें वैगनर के सिद्धांत का, तो उसका जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो मूलतः जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था। लेकिन जैसे जैसे परिकल्पना आगे बढ़ती गई, सिद्धांत आगे बढ़ता गया, तो वैगनर कुछ एग्जैजरेशन भी करते गए और परस्पर विरोधाभासी बातें भी कह गए। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस प्रयुक्त बल की बात कही महाद्वीपीय प्रवाह के लिए, वो जैसे कि चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल, तो उससे उसके फलस्वरूप महाद्वीपों का पश्चिमी दिशा में प्रवाह तभी हो सकता है जबकि ये वर्तमान ज्वारीय बल से जो है 90 अरब गुना ज़्यादा हो। और यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो चुका होता। और दूसरी ओर गुरुत्व बल की बात करें तो गुरुत्व बल के कारण भी महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि उससे तो स्थल भाग और आपस में संयुक्त हो जाते। दूसरा, सियाल और सीमा को लेकर, तैराव को लेकर वैगनर ने विरोधाभासी बातें कही। कहीं तो वो ये कहते हैं कि सियाल निर्विरोध तरीके से सीमा के ऊपर तैर रहा है, और कहीं वो ये कहते हैं कि सीमा द्वारा उत्पन्न रुकावट के फलस्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इसी तरह जिक्सो फिट भी पूरी तरह से सही नहीं बैठता। भूगर्भिक बनावट भी हर जगह ही मेल नहीं खाती है। और साथ ही वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा और तिथि पर भी उन्होंने ठीक से जो है अपना प्रकाश नहीं डाला। तो इन विभिन्न आधारों पर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का मूल्यांकन जो है किया जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो ग्लोबल डायनामिक्स है उससे इसको बेहतरी से समझा भी जा सकता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लेट टेक्टोनिक्स को देखेंगे।